नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ एसी एलडीसी की पीवाईक्यू सीरीज के बारे में दोस्तों, जिसमें हम कवर करेंगे 2009 से लेकर 2023 तक के सभी पॉलिटी में जितने भी आपके आज तक क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को दोस्तों। तो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम 2023 के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ ये सीरीज जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये चार अलग अलग स्टेटमेंट आपको दी हुई है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो इनकरेक्ट है, यानी कि इसमें से तीन स्टेटमेंट ऐसी होंगी जो आपकी बिल्कुल सही है और एक स्टेटमेंट इनमें से ऐसी है जो गलत है आपकी। सबसे पहली स्टेटमेंट आपकी बोलती है गोवा वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टेट बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव 1987। सेकंड स्टेटमेंट है मिजोरम वाज अर्लियर अ यूनियन टेरिटरी। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी कर्नाटका वाज क्रिएटेड बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और चौथा स्टेटमेंट है आपका स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज बाइफरकेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र इन 1960। तो हम सबसे पहली स्टेटमेंट के ऊपर चलेंगे दोस्तों, गोवा के बारे में। तो गोवा की अगर मैं बात करूं तो गोवा जो है 1987 से पहले जो है आपका एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था जिसका नाम था आपका गोवा, दमन एंड दीव। ठीक है, तो 1987 से पहले जो है ये कंप्लीट एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। 1987 के अंदर इस यूनियन टेरिटरी को डिवाइड करके जो है गोवा को फुल फ्लैश स्टेट जो है आपका बना दिया गया था। तो पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपका मिजोरम वाज अर्लियर है यूनियन टेरिटरी, ये वाली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे 1987 से पहले 1972 के आसपास जो है मिजोरम एक यूनियन टेरिटरी बना था। ठीक है, मिजोरम जो है एक यूटी हुआ करता था। सेम 1987 के अंदर जो है मिजोरम को जो है फुल स्टेटहुड जो है प्रदान की गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी कर्नाटका वाज क्रिएटेड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा झोल है दोस्तों, यहाँ पे क्या झोल है वो आपको पकड़ना है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब 1956 में पास हुआ था तो इस टाइम पे कर्नाटका स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था दोस्तों। इस टाइम पे फॉर्मेशन हुआ था मैसूर का। किसका हुआ था? मैसूर का। मैसूर का जो नाम है वो बदला गया था आपका। उसके बाद जब इसका नाम बदला तब इसका जो है नाम बदल के कर्नाटका किया गया था कुछ 5-7 साल के बाद। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मैसूर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, कर्नाटका का नहीं हुआ था। और लास्ट में स्टेटमेंट है आपकी स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज बाइफरकेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र इन 1960, जो कि बिल्कुल सही बात है। 1 मई 1960 को जो है आपका बॉम्बे स्टेट का जो है डिवीजन हुआ था और इसको जो है कन्वर्ट करके दो स्टेट्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया गया था। पहला था आपका महाराष्ट्र, ठीक है, और सेकंड स्टेट था आपका गुजरात। अब गुजरात के अंदर जो है और महाराष्ट्र के अंदर जो मराठी स्पीकिंग पीपल थे तो उनको जो है महाराष्ट्र का एरिया दिया गया और जो गुजराती स्पीकिंग एरिया थे, ठीक है, गुजराती स्पीकिंग एरिया एरिया इनको जो है गुजरात दे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। Who among us the following has not occupied the office of both president and vice president of India? मैं इस तरीके के क्वेश्चन को जो है काफी हार्ड क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि इस तरीके से आप देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन आप याद कर सकते हो। मतलब पूरे प्रेसिडेंट की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, पूरी वाइस प्रेसिडेंट की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, तब जाके जो है आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली स्किप करते हैं, बट आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करके आइए एग्जाम के अंदर। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, चार अलग अलग नाम आपको दिए गए हैं। इन चार लोगों में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं? ठीक है, या फिर कौन से ऐसे पर्सन है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं है इनमें से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है आपके सेकंड प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, ऑफ इंडिया थे। इनका जो टेन्योर था वो था 1962 से लेके 1967 तक का। ठीक है, अब ये क्या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट इन्होंने हेल्ड की है? बिल्कुल करी है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ये बताना है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे ये आपको बताना है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जिनका टेन्योर जो है 1952 से लेके 1962 तक चला था। ठीक है,
जनरल इलेक्शन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 1952 में पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन बने थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका इलेक्शन हुआ, उसके अंदर जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट सेम थे और प्रेसिडेंट भी सेम थे दोस्तों, ठीक है। और थर्ड जब आपका इलेक्शन हुआ 1962 के अंदर, इस टाइम पे जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट कोई और थे और प्रेसिडेंट जो है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को बनाया गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जाकिर हुसैन जी की जब हम बात करते हैं, जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन जी की जब हम बात करते हैं तो इनका जो टेन्योर था वो काफी छोटा था। 1967 से लेके 1969 तक जो है ये प्रेसिडेंट थे, और वाइस प्रेसिडेंट ये कब थे, 1962 से लेके 1967 तक। यानी कि जिस टाइम पे राधाकृष्णन जी आपके प्रेसिडेंट थे, जाकिर हुसैन जी जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट का इन्होंने जो है टेन्योर उस टाइम पे संभाला था, ठीक है। इसके बाद जो है जाकिर हुसैन जी है, जब इनका टेन्योर चल रहा था उस टाइम पे जो है इनकी डेथ हो जाती है। और क्योंकि आप टर्म यहाँ पे देखोगे जनरली 5 साल का होता है प्रेसिडेंट का टर्म, बट यहाँ पे इन्होंने 2 साल का एक टाइम सर्व जो है किया था। इनकी ऑफिस के अंदर ही जो है डेथ हो गई थी, तो जाकिर हुसैन जी एक्सपायर हो गए थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था किसको, वीवी गिरी को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं, जिसमें आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं के आर नारायण के बारे में दोस्तों। के आर नारायण की जब आप बात करोगे तो के आर नारायण जो है प्रेसिडेंट रहे हैं 1997 से लेके 2002 तक, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1992 से लेके 1997 तक। तो जनरली आप देखोगे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। क्या नीलम संजीवा रेड्डी जी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों थे? तो यहाँ पे आपको पता चलेगा नीलम संजीवा रेड्डी जो है 1977 से लेके 1982 तक का जो टेन्योर था, इसके अंदर जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट इन्होंने संभाली थी, और इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की कोई भी पोस्ट आज तक हेल्ड नहीं की है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट संभाली है। तो इनमें से नीलम संजीवा रेड्डी जी ऐसे हैं जो सिर्फ प्रेसिडेंट थे इंडिया के, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इन्होंने जो है कोई भी आपकी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं संभाली। तो डी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? पहले स्टेटमेंट है आपकी, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट ईच लेवल आर रिजर्व फॉर द वुमेन। तो ये स्टेटमेंट बोलती है कि 1/3 जितने भी ऑफिसेज है ना उसके अंदर वुमेन होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर प्रोवाइडेड फॉर एट ऑल द 3 लेवल्स ऑफ द लोकल बॉडीज। ये भी स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, तीनों लेवल के ऊपर, पंचायत, जिला परिषद, जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाला जो होता है उसके अंदर, तीनों के जो है लेवल पे आपकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है रिजर्वेशन रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है आपकी, स्टेट्स कैन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस इफ नीडेड। अगर स्टेट को लगता है कि ओबीसीज को रिजर्वेशन देना है तो स्टेट बिल्कुल उसमें रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ द गवर्नर टू कंडक्ट द पंचायत इलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इनको जो है प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करते, इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको अपॉइंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33rd क्वेश्चन बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज केम सेकंड इन टर्म्स ऑफ सीट्स वॉन इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में कभी आज तक आए ही नहीं थे दोस्तों, ठीक है। इवन सीपीएफ का भी अगर आप एग्जाम उठा के देखोगे, इतने डीप लेवल के कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता था। मतलब आप खुद सोचो, फर्स्ट इलेक्शन जो है आपका 1952 में हुआ, इसमें सबसे ज्यादा किसने वोटें जीती या कौन पहले नंबर की पार्टी थी, उसके बारे में अगर पूछा जाए तो चलो मैं मान भी लूं कि भाई ठीक है इस लेवल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट इन्होंने क्या पूछा, फर्स्ट नहीं पूछा आपसे, इन्होंने पूछा सेकंड नंबर पे कौन आई थी। मतलब इतना डिटेल में कौन पढ़ता है यूपीएससी, कैसे क्वेश्चन आप बना रहे हो, ठीक है। बट एग्जाम का लेवल जो है टफ किया गया था इस बार, दैट्स व्हाई इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका किसान मजदूर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, और चौथा है आपका सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे, जो आपके फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन 1952 के अंदर हुए थे दोस्तों, और टोटल सीटें जो है उस टाइम पे जो आप देखोगे, टोटल सीट्स जो है आपकी 489 के आसपास थी, जिसमें से कांग्रेस ने जीती थी कितनी सीटें आपकी,
364 सीटें, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी जो है फर्स्ट पार्टी बनी थी उस टाइम पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन आए थे इनमें से? सेकंड नंबर पे इनमें से आए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, ठीक है। कितनी सीटें इनके पास थी? इन्होंने जीती थी 16 सीट टोटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो आएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ये। अब बाकी पार्टीज के बारे में देख लेते हैं, कौन सी पार्टी का हेड जो है कौन हुआ करता था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हेड कौन थे आपके? वो थे अजय घोष, अजय घोष, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका सोशलिस्ट पार्टी जो है, इसके जो हेड थे वो थे आपके सोशलिस्ट पार्टी के हेड जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो थी आपकी, इनके हेड थे आचार्य कृपलानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है आपका आर्टिकल 14 वुड अप्लाई ओनली व्हेन individuals discrimination is meted out to equals and similarly circumstance without any rational basis. Second statement है आपकी आर्टिकल 14 guarantees equality before laws और equal protection of laws within the territory of India, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 14 जो है क्या है। आर्टिकल 14 जो है हमें कुछ राइट्स देता है। क्या राइट्स आपको मिलते हैं? एक गारंटी जो है आर्टिकल 14 आपको देता है, वो बोलता है इक्वेलिटी बिफोर लॉज, ठीक है। यानी कि लॉ के सामने सब बराबर है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, और इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी सभी लोगों के लॉज को, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं सबके जो अधिकार है उनको बराबर की प्रोटेक्शन मिलेगी इंडिया के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पे आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोर्ड में बोलता है कि आर्टिकल 14 जो है तभी अप्लाई होगा जब आपके साथ इंडिविजुअल अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो, ठीक है। तो ये भी आपका जो है स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मीनिंग ऑफ द टर्म द स्टेट एज डिफाइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है पार्ट 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट जो टर्म आपकी मेंशन की गई है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका यूनियन गवर्नमेंट आती है, बिल्कुल सही बात है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट आती है, ये भी सही बात है। और लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये आती है, ठीक है। उसके बाद है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद आपका द यूनियन गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द यूनियन गवर्नमेंट, ऑल स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखिए वैसे तो ये सारे ही आते हैं, ये क्या हुआ, मान लो आपको 1 से लेके 20 तक गिनती करनी है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि क्या 1 से 20 के बीच में 1, 2, 5, 7, ये ऑप्शन एक आपका हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तीसरा ऑप्शन दे दिया 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक दे दिए। और चौथा ऑप्शन में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 20 दे दिया। तो बोले कि 1 से 20 के बीच में इनमें से कौन सी संख्या आती है? तो ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है और ये भी आती है। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर हम मानेंगे वो ये वाला, क्योंकि इसमें आप देखोगे इसमें सभी आगे इंक्लूडेड होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। स्टेट की डेफिनेशन जो है उसके अंदर आपका यूनियन गवर्नमेंट आती है, सभी स्टेट गवर्नमेंट आती है, जैसे आपकी दिल्ली गवर्नमेंट है आपकी, उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़, सब। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है, बिल्कुल आता है। ऑल स्टेट लेजिस्लेचर जितनी भी है वो सब आती है। ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लोकल अथॉरिटी कौन सी होती है? जैसे एनडीएमए है, ठीक है, एनजीटी है, एनडीएमसी है, ठीक है। उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो है आपके स्टेट की डेफिनेशन की जो है अंडर आते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। तो 32 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लेस देन 2 लोकसभा सीट। अब ये वाला क्वेश्चन भी जो है मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली यूपीएससी नहीं पूछता है, बट इस बार पेपर को थोड़ा ज्यादा टफ बनाने के लिए जो है आपका इस तरीके का क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे कौन से स्टेट है जिसमें 2 से कम लोकसभा की सीटें हैं आपकी, ठीक है। तो स्टेट देखो पहले तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। अरुणाचल प्रदेश आपका ऑप्शन में है, गोवा है, मेघालय है, ठीक है, और मिजोरम है। कौन सा ऐसा स्टेट है इसमें 2 से कम, 2 से कम यानी कि एक, कौन सा ऐसा स्टेट है इसमें 1 लोकसभा की सीट है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले तो हम स्टेट ही मार्क कर लेते हैं कौन सा कहाँ पे है। तो ये वाला जो स्टेट है आपका ये अरुणाचल प्रदेश हो गया यहाँ पे। गोवा की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका यहाँ पे गोवा हो गया। उसके बाद मेघालय की अगर बात करें तो ये आपका मेघालय हो गया यहाँ पे। और मिजोरम की बात करें तो ये आपका मिजोरम हो गया, ठीक है।
तो गोवा के पास जो है आपकी 2 लोकसभा की सीटें हैं, याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश काफी बड़ा है, तो यहाँ पे भी 2 आपको सीटें देखने को मिलेंगी। और मेघालय जो है ये भी काफी बड़ा है, यहाँ पे आपकी जो है 2 सीटें आपको देखने को मिलेगी। मिजोरम की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मिजोरम के अंदर जो है 1 लोकसभा की सीट है आपकी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। इसके अलावा कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपके 1 1 लोकसभा की सीटें आपको देखने को मिलेगी, वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं, मे भी इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो नागालैंड जो है यहाँ पे भी आपकी 1 लोकसभा की सीट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो सिक्किम है, सिक्किम के अंदर भी जो है आपकी 1 लोकसभा की सीट आपको देखने को मिलेगी। अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे भी 1 लोकसभा की सीट आपको देखने को मिलेगी। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जो है आपकी, वहां पे भी 1 लोकसभा सीट आपको देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप जो है आपका यहाँ पे नीचे, यहाँ पे भी 1 लोकसभा सीट आपको देखने को मिलेगी। और पुडुचेरी जो है आपका यहाँ पे भी आपको 1 लोकसभा की सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा लद्दाख आपका बच गया इस तरीके से, तो लद्दाख में भी 1 लोकसभा की सीट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। उसके बाद इधर सिर्फ 1 2 स्टेट बचे हैं, जैसे आपका है मणिपुर। मणिपुर में आपको 2 लोकसभा सीटें मिलेंगी। त्रिपुरा में भी जो है 2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। With respect to the Public Account Committee of Parliament of India, which one of the following statement is are correct? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द कमिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ 1921। सेकंड है आपका इट वाज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पीकर एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन। पहला स्टेटमेंट आपका बोलता है कि भाई ये जो कमेटी है ये जो है 1921 से जो एस्टेब्लिश्ड है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी। दूसरी स्टेटमेंट बोलता है आपका कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये स्पीकर के कंट्रोल में नहीं थी, ठीक है, जब ये बनी थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इन द ईयर ऑफ 1950 ये कमेटी जो है स्पीकर के कंट्रोल के अंदर जो है आपकी आई है, जिसको हम पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बोथ 1 और 2। अब दोस्तों ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है और भी पूछे जा सकते हैं। तो हम इन कमिटीज के बारे में थोड़े थोड़े बेसिक फैक्ट जो है वो भी पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको जो है पसंद आएगी। ठीक है, हमारी जो है ना अलग अलग पार्लियामेंट के अंदर कमिटीज होते हैं जिनको हम स्टैंडिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट कमेटी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहली कमेटी है अभी जो हमने पढ़ी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, कमेटी को सी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। दूसरे नंबर की आपकी है कमेटी ऑन एस्टिमेट, एस्टिमेट। ठीक है, और तीसरी है आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग। याद रखना इसको। ठीक है, तो इनके ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन फैक्ट बताऊंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, पूछेंगे आपसे कि इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जो सबसे पुरानी है, तो आपको याद रखना है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है सबसे पुरानी है। अभी हमने जस्ट यहाँ पे पढ़ा 1921 में जो है आपकी ये कमेटी बनी थी। ठीक है, फिर पूछते हैं कि इन कमेटीज में कितने कितने मेंबर्स हैं दोस्तों। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो है आपके टोटल 22 मेंबर है, जिसमें से 15 जो है आपके लोकसभा से हैं और 7 जो है आपके राज्यसभा से हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पूछते हैं कि इनका काम क्या क्या होता है दोस्तों। तो देखिए आप, पब्लिक अकाउंट कमेटी नाम से पता चल रहा है पब्लिक अकाउंट। ठीक है, तो क्या काम है इनका। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो मेन काम होता है वो होते हैं एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी होती है सीएजी की, वो हो गया। और इन रिपोर्ट्स को जो है पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं बेसिकली। और ऑडिट रिपोर्ट को बेसिकली खंगालती है कमेटी, उसमें देखती है कि कोई कमी पेशी तो नहीं है। तो ये काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है कमेटी ऑन एस्टीमेट। ठीक है, तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये बनी थी आपकी 1950 के अंदर दोस्तों। इसमें आप देखोगे सरप्राइजिंगली इसमें टोटल जो है आपके 30 मेंबर्स होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो 30 के 30 मेंबर जो है इसमें आपके लोकसभा से होते हैं। याद रखना है देयर इज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। टर्म कई बार पूछ लेते हैं कि इनका टर्म जो है वो कितने दिन का होता है, तो 1 साल का जो है इनका टर्म आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और ये जो कमेटी है ये देखोगे आप, ये जो कमेटी है ये लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की। ठीक है, ओल्डेस्ट कौन सी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और लार्जेस्ट कौन सी है, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। फिर आपकी लास्ट इंपॉर्टेंट कमेटी आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, ये जो कमेटी है इसके अंदर जो है आपको टोटल 22 मेंबर देखने को मिलेंगे। अगेन 15 मेंबर आपके लोकसभा से हैं, 7 मेंबर आपके राज्यसभा से है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिलीव मी इन्हीं फैक्ट के बेसिस पे आपके कई सारे क्वेश्चन आए हैं पहले भी। और ये आप इसको याद रखो, अगर नोट्स आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हो, पीपीटी बाकी आपको सीआईएसएफ एग्जाम्स का जो आपका चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 73. In June 2023, the Government of India set up an expert panel to recommend reforms in the Arbitration and Council Act 1996 with an aim to reduce the burden on the court. ठीक है. The committee is headed by who among the following? ठीक है. तो 2023 के अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी जो है बनाई गई थी रिकमेंड करने के लिए रिफॉर्म्स किसमें, आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के अंदर. तो उसको हेड जो है वो किसने किया था. बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, तो इसमें डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है. इसका जो आंसर है वो है फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी. क्या नाम था इनका, इनका नाम था टीके विश्वनाथन नाथन. ठीक है. तो इनको जो है हेड बनाया गया था इस कमेटी का दोस्तों. ठीक है. तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 2023 के सभी पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या स्क्रीन वाली वीडियो आपको ज्यादा बेटर लगी या ये वीडियो ज्यादा बेटर लगी, जहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एडिशनल काफी सारे फैक्ट जो है वो बताए इसमें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन थैंक यू सो मच. जय हिंद. वंदे भारत.